Hello everyone, greetings of the day. My name is Raviraj Kamal, and without further ado, let's start. So, in this video, we'll be talking about people as resource. This is the second chapter of class ninth economics book, and first discuss what is resource. So, resource are things which are present in our environment and that has the capability or potential to satisfy human needs. For example, this pen. This pen is also a resource. Why this is a resource? Because this is satisfying my need of writing. Okay, I can write with this pen. That is why this is resource. This is fulfilling my need of writing. Okay. For example, water. Water is also example of resource. Why water is a resource? Because water fulfills the need of trust. Food is also example of resource. Everything that satisfy human needs can be termed as resource. Now the question is how people as resource. That is the question. यही हमारा चैप्टर का क्या है, थीम है, पीपल एज रिसोर्स. पीपल ऑफ रिसोर्स कैसे हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे. एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस पीपल एज एसेट. एसेट फॉर अ कंट्री. हम या तो किसी कंट्री के लिए एसेट बन सकते हैं या अदरवाइज वी कैन बिकम लायबिलिटी फॉर अ कंट्री. सो हमारा जो थीम होगा, हमारा जो फोकस होगा आज के स्टडी का, वो ये होगा, ये समझना होगा कि हाउ पीपल आर एसेट फॉर अ कंट्री, हाउ पीपल आर रिसोर्स फॉर अ कंट्री, एंड व्हाट आर द कंडीशन और व्हाट आर द फैक्टर्स that determine the quality of population or that helps in making human beings a resource. Okay, so this is the thing that we are going to study in this chapter. Okay, तो first of all अभी हमने डिस्कस कर लिया कि रिसोर्स क्या होते हैं. Now people कौन होते हैं? बेसिकली द पीपल who are living in a country. उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पीपल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल से डिनोट कर रहे हैं. बेसिकली द पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन इज पीपल हियर. इंडिया की जो पॉपुलेशन है फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए द बिगेस्ट रिसोर्स इज द पीपल रिसाइडिंग इन दैट कंट्री. द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इज द बिगेस्ट रिसोर्स फॉर दैट कंट्री. या तो वो उसके लिए एसेट हो सकते हैं या उसके लिए लायबिलिटी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि हम अपने पीपल को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हम उनको दे रहे हैं. इफ़ वी गिव देम एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, देन वी कैन टर्न पॉपुलेशन इनटू एसेट. अदरवाइज पॉपुलेशन विल बिकम लायबिलिटी फॉर अ कंट्री. सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं अपने चैप्टर पे. चैप्टर की तरफ हम देखें. जैसे आपने देखोगे यहाँ से तो हमने डिनोट किया है कि एजुकेशन होना चाहिए हमारे पास, हेल्थ होना चाहिए हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए. तब हम क्या बन सकते हैं? तब हम अपने देश के लिए रिसोर्स बन सकते हैं. अपने आप के लिए भी हम क्या बन सकते हैं? रिसोर्स बन सकते हैं. अदरवाइज वी विल बिकम लायबिलिटी फॉर कंट्री. ओके, चलिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पीपल एज रिसोर्स. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पीपल एज रिसोर्स. तो हाउ वी आर रिसोर्स, अभी हमने डिस्कस किया कि वी आर रिसोर्स because human beings are responsible for developing all other resource. Whatever resource we have is only because people has developed them. Let's suppose this is a pen. आज मैं इस पेन का यूज कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि हमने ही इसको डेवलप किया है. और कैसे डेवलप किया है? विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी. इन सब चीज़ों के मदद से हमने क्या किया है? इस चीज़ को डेवलप किया है. दैट इज वाई आई एम रिसोर्स. If I am contributing to the nation, I will be called resource. Okay. Furthermore, people as a resource is an effort to explain population as an asset. So ये जो चैप्टर है वो किस चीज के लिए एफर्ट कर रहा है? हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या समझने के लिए है? हम कंट्री के लिए एसेट कैसे हैं. या तो हम एसेट हो सकते हैं अपने कंट्री के लिए, या हम अपने कंट्री के लिए लायबिलिटी हो सकते हैं. Population become human capital when there is an investment made in form of
एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। नाउ शुरुआत में चैप्टर के बताया जा रहा है आपको पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। जैसे हम लोग पॉपुलेशन है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे कि हर कंट्री का कोई ना कोई क्या होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, और इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनके नंबर को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन सिंस हम जानते हैं कि पॉपुलेशन इज कीप ऑन चेंजिंग, समय के साथ पॉपुलेशन चेंज होते रहता है, इसीलिए हमें जब भी हम पॉपुलेशन का डिफिनीशन लिखें हमें बताना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अपने देश में हम हर 10 साल बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर वी डू सेंसस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस 10 पीरियड में हमारा पॉपुलेशन क्या था, उसको और कितने नंबर ऑफ पीपल थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, जब क्या होगा, व्हेन देयर विल बी इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो बेसिकली हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, उसी के बाद हम क्या बोल सकते हैं, अपने आप को हम ह्यूमन कैपिटल या पीपल एज रिसोर्स बोल सकते हैं। और 3 चीजें हैं, क्या है, सबसे पहला तो हम एजुकेटेड होने चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, एजुकेशन होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा कि वेदर वी आर एजुकेटेड और नॉट, विद द हेल्प ऑफ लिटरेसी रेट। हम ये देखेंगे कि देश की कितनी परसेंट जनसंख्या है, कितने परसेंट बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि एजुकेशन कैसी है। उसके बाद ट्रेनिंग, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है टू ट्रेन पीपल। फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कौशल भारत, ये सारे के सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। नाउ लास्ट इज मेडिकल केयर, हेल्थ। हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो बाकी सारे काम अपने आप को ठीक से कर लेगी। जैसे हम जानते हैं इन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड रिसाइड्स। तो हमारा जो फोकस होगा इस चैप्टर में, यही हम 3 बातों को डिस्कस करेंगे, और ह्यूमन कैसे एसेट है अपने आप में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम जानते हैं चाइना इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। चाइना की पॉपुलेशन अभी तो हम इंडिया सबसे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री हो गया है। बिफोर दैट चाइना के पास ये टैग था। चाइना के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और चाइना क्या है, सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला कंट्री भी था। क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या किया था, ह्यूमन में इन्वेस्ट किया था। जापान भी एक क्लासिक एग्जांपल है डेवलप कंट्री का, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज हैं वहाँ पे। स्टिल जापान इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वाई, हाउ कम इट इज पॉसिबल? क्योंकि जापान की जो गवर्नमेंट है उसने किस पे इन्वेस्ट किया है, पीपल पे इन्वेस्ट किया। पीपल को ज़्यादा स्किलफुल बनाने में इन्वेस्ट किया, पीपल के एजुकेशन पे, पीपल के हेल्थ पे उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया। दैट इज़ वाई जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, और दैट इज़ वाई जापान इज सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। सो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। हम बोलते हैं पीपल एज अ रिसोर्स, इसका मतलब क्या है, हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? क्या हम सारे के सारे पॉपुलेशन को रेफर कर रहे हैं? नो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को हम रेफर कर रहे हैं हु आर वर्किंग। और वर्किंग पॉपुलेशन की एज क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन की जो एज है वो है 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। ये जो इस बीच में जितने भी लोग हैं वो क्या है, हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है। और यही क्या करते हैं, देश के जीडीपी में, जीएनपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एक 2 वर्ड जो हमें समझना है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसी के साथ होता है जीएनपी के साथ आता है जीडीपी। तो सबसे पहले हम जीडीपी को समझेंगे इस चैप्टर में, आगे समझेंगे जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बुक में समझाने के लिए कि ह्यूमन बीइंग कैसे रिसोर्स बन सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक ह्यूमन बीइंग को अच्छा रिसोर्स बनाने में, उसके लिए 2 स्टोरी दी गई हैं, स्टोरी ऑफ सकाल एंड स्टोरी ऑफ बिलास। ये जो आप 2 स्टोरी बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे 2 स्टोरी है।
तो दोनों का कहीं ना कहीं मतलब ये है, स्टोरी ऑफ सकाल, सकाल की स्टोरी ये है कि सकाल के जो पेरेंट्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं सकाल के एजुकेशन पे, सकाल के वोकेशनल स्टडीज पे, और अल्टीमेटली सकाल क्या बनता है, एक रिसोर्स बनता है, उसको जॉब मिलती है, अच्छे से मेहनत करता है, अब उसका प्रमोशन भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो अपने देश के इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करने लगता है। ऑन द अदर हैंड जो बिलास है उसको प्राइमरी एजुकेशन है, कोई किसी तरह का एजुकेशन उसको नहीं मिल पाता, उसके अलग रीजन हो सकते हैं, वो हेल्दी नहीं है या उसके पेरेंट्स उसको एजुकेशन नहीं देते हैं, या शुरुआत में उसके पेरेंट्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ, जो भी कारण हो, है ना, उन सब कारणों से बिलास को एजुकेशन नहीं मिलती, है ना, वो हेल्दी भी नहीं है, और एजुकेशन नहीं मिली तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती है। तो विशाल अल्टीमेटली क्या करता है, देर इज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, बिलास टू was forced to sell fish in the small village. He like his mother earned only a meager income. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिलास क्या है, वो एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाता है, वो अपने आप में एक लाइबिलिटी बन जाता है अपने फैमिली के लिए, कहीं ना कहीं आगे चल के क्या होगा, वो कंट्री के लिए भी एक लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि लेट सपोज हम हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम क्या है, लाइबिलिटी हैं, क्योंकि हम हेल्दी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो इलाज करने हम कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, और सरकार को हमारे ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हम क्या है, देश के लिए लाइबिलिटी है ना, क्योंकि वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस इनकम, बट वी आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट अपॉन नेशन, दैट इज वाई वी आर लाइबिलिटी। हम बिलास की स्टोरी देखें तो बिलास ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, क्यों, क्योंकि उसने एजुकेशन ली, उसने ट्रेनिंग ली, और आज उसने एक खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवार्डेड हिम विथ अ प्रमोशन। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एजुकेशन होगा, हम हेल्दी होंगे और हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, हम सकाल की तरह क्या बन सकते हैं, रिसोर्स बन सकते हैं, जो आगे चल के क्या करेगा, देश की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो देश के लिए एसेट बनेगा। बट अगर हमारे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलेगी, हमें आगे चल के कॉलेज की एजुकेशन नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम हेल्दी नहीं होंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, हम बिलास की तरह एक लायबिलिटी बन जाएंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। स्टोरी ऑफ बिलास एंड सकाल जब भी आप चैप्टर बुक से पढ़ो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये दो जो स्टोरी बॉक्स हैं इसको आप जरूर पढ़ना, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद जो हमें ध्यान देना है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी refers to all those activities which are responsible for production of goods and services, or activities that produce goods and services are called economic activity. Further, that is most important, further they generate income. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगी, साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, उनका इनकम जनरेट करना भी, क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटी घर में भी करते हैं, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हम खुद अगर कंज्यूम कर जाएंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। सो एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से 3 टाइप्स की होती है? सबसे पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलिए इन तीनों को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी जिसको आप चाहो तो एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल सकते हो, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टर्सरी सर्विस सेक्टर। सो जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन से वर्क आते हैं? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे वर्क आ जाएंगे, उसके बाद माइनिंग है, क्वेरिंग है ना, फिशिकल्चर है, बी कीपिंग है, ऑल दिस थिंग, डेयरी, ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी है। और क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन नेचर। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो सारी एक्टिविटी जो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, नेचर पे है। दे एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्स, उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी एक्टिविटीज
बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपको समझ में ऑलरेडी बता दिया मैंने। अब सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज प्राइमरी से हमें कॉटन मिला। क्या मिला हमें प्राइमरी से? कॉटन। दिस कॉटन विल गो टू सम फैक्ट्री और इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब फैक्ट्री में जाएगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा और यहाँ से क्या निकलेगा, शर्ट निकलेगा हमारा। मान लीजिए लेट सपोज हमारा शर्ट या टी शर्ट निकला। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल? ये फिनिश प्रोडक्ट। ये क्या बना देता है, ये फिनिश गुड्स बनाता है। जो भी हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होती है, कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स बनता है और अल्टीमेटली क्या करता है, इट ऐड वैल्यू टू द प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जो भी प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें क्या करता है, ये कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देता है। तो हमेशा कॉटन का जो प्राइस है वो कम होगा, लेकिन शर्ट्स की प्राइस क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज दिस पेन, इसमें जो भी रॉ मटेरियल लगे हैं वो कहाँ से आएंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज से आएंगे, और जब सेकेंडरी में जाएगा तो ये फिनिश गुड्स बन जाएगा और इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्राइमरी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कहने कि प्राइमरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, इसलिए उसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। नाउ द लास्ट वन इज टर्सरी। टर्सरी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका अदर नेम है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, जैसे कि एक तो बात यहाँ पे एक समझना ये है कि तीनों के तीनों क्या है, ऑल दिस थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर और कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तीनों एक दूसरे के पूरक है ना, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता है। जैसे प्राइमरी में कॉटन है, कॉटन प्राइमरी से आया तो उसके बाद क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन वो फैक्ट्री तक पहुंचेगा, फिर वहां से भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रेड होगा, वहां पे सेलिंग मर्चेंट कुछ होंगे, वो सब मिलके क्या अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचाएंगे, वो कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। जो भी सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ट्रेड, all these are all these comes under tertiary sector. Okay, I hope these three sectors are now completed. So इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या होती हैं। तो सारी एक्टिविटी जो क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, उनका इनकम जनरेट करना। ओके, एंड अल्टीमेटली दे कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ अ कंट्री और जीएनपी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जीडीपी क्या होता है। जैसे हमने आगे बोला था ना, जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हमने क्या देखा, हमने बात किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सर्विसेज में ये तीनों क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं। या जो भी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, या वो क्या करेंगी, या तो कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेंगी या कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी, है ना। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के सम टोटल है ना, फाइनल गुड्स के, अल्टीमेट गुड्स, लास्ट में जो बचेगा सब। क्योंकि जब हम बात करते हैं बिस्किट की, तो बिस्किट के जब हम प्राइस ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो भी पीछे जो भी वर्क हुए हैं, है ना, प्रीवियस जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सब उसमें क्या है, ऑलरेडी एडेड है ना। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो जीडीपी के बारे में क्या बोल सकते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दिस थ्री सेक्टर, है ना, विद इन अ कंट्री। लास्ट में एक और चीज ऐड करना है आपको, विद इन अ कंट्री, डोमेस्टिक। यहाँ पे जो की वर्ड है वो क्या है, डोमेस्टिक। सो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, उसका सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और जीएनपी में क्या होता है, इंडिया के लोग द्वारा, चाहे वो कहीं भी किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, इंडिया के लोग या इंडिया के जो भी कंपनीज हैं वो किसी और कंट्री में सिचुएटेड है, लेट सपोज, तो इंडिया के पीपल द्वारा, इंडिया के नेशनल्स द्वारा वो कहीं भी हो थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। अब वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे उनको भी हम ऐड कर दें, तब हमारा क्या निकल जाता है, हमारे देश का जीएनपी निकलता है। तो जीडीपी में डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमारा नेशनल इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं कहलाऊंगा सिटीजन ऑफ इंडिया ही, है ना। अगर मैं कुछ अर्न करता हूँ, इफ आई एम सेंडिंग दैट मनी बैक टू माई कंट्री, तो क्या किस में आ जाएगा, वो जीएनपी में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सबसे ऊपर हम क्या देख रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर है रिलेटेड टू, ये नेचर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है,
है ना। उसके बाद ये इंडस्ट्री है या सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हो, एंड लास्ट वन इज टर्सरी सेक्टर। ओके, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दो चीजें जो हमें समझनी थी वो ये है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है ना। तो अब शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, अगर पॉपुलेशन के पास क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ है एंड प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ की किसी पार्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, उसके पास अच्छी क्वालिटी की है, वो रिसोर्स है, वो एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है। तो बोल रहे थे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ ऑफ कंट्री। ओके, सो लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। सो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो भी अगर पॉपुलेशन कैसी है, लिटरेट है एंड हेल्दी है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको एसेट बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए या हमारे देश के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो सकाल एजुकेशन, हमने स्टोरी पढ़ा था शुरुआत में सकाल का। तो सकाल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर years in terms of good job and salary. We saw education was an important input for the growth of सकाल। हमने देखा कि सकाल के ग्रोथ के लिए एजुकेशन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू उसको ट्रेनिंग मिली और अल्टीमेटली उसको अच्छा जॉब मिला, और फाइनली हमने क्या देखा था उस स्टोरी में कि उसको उसका प्रमोशन भी हुआ। सो अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ग्रोथ अच्छे से होगा, हम जान पाएंगे कि व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। अगर हम क्या है, एजुकेटेड है, तब ये हमें पता चलेगा, है ना। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए, बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है ना, सब पढ़े सब बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम है गवर्नमेंट के, है ना। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। ये सारे के सारे पॉलिसी इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि क्या किया सके, जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है ना, उसको स्किल, प्रॉपर स्किल दिया सके, उसका जो एज है वो स्कूल में गुजरे, ना कि रोड पे गुजरे, है ना। इन सब चीज़ों के लिए क्या है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसी भी प्लान करती है। हमारे बजट में हमें, मेरा मानना है पर्सनली कि एटलीस्ट जब भी बजट पास हो, तो अभी तो हमारा बजट में बहुत कम, ऑलमोस्ट 3% के अराउंड ही पैसा एजुकेशन के लिए अलॉट होता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 10% के आसपास अलॉट होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा एजुकेटेड सोसाइटी और एजुकेटेड पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज ये आई थिंक इम्पॉसिबल है। चलिए, तो फर्स्ट हमने देखा किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। सेकेंड वन इज हेल्थ। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। कोई भी काम मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चाहेगी किसी ऐसे लोगों को रिक्रूट करना, ऐसे लोगों को जॉब करना जो क्या हो, अनहेल्दी हो, क्योंकि हो सकता है अगर अनहेल्दी होंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, छुट्टी पे रहेंगे, लीव पे रहेंगे। तो from maximize profit, do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? The health of a person help him to realize his potential and the ability to fight illness. She will not be able to maximize his output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. अगर हम हेल्दी होंगे तो अल्टीमेटली क्या होंगे, हम हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और उससे अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। अगर हम बीमार कम होते हैं तो गवर्नमेंट का खर्चा भी कम होगा हमारे हेल्थ पे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट to decide whether the population has quality or not. चलिए, उसके बाद है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो स्किल का होना, है ना। लेट सपोज मैं एजुकेटेड हूँ, सब कुछ है मेरे पास, हर तरह की डिग्री है मेरे पास, लेकिन मेरे पास अगर स्किल ही नहीं है, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे पास किस चीज़ की स्किल होनी चाहिए, मेरे पास पढ़ाने की स्किल होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास उससे रिलेटेड पार्टिकुलर स्किल होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है।
अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगा तो मैं जो भी काम करूँगा उसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकता हूँ, है ना। तो फार्मिंग एवरीवेयर, और कोई भी आप काम करते हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, कौशल भारत, ये सारे के सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि क्या किया सके, हमारे देश की पॉपुलेशन को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि अल्टीमेटली क्या कर सके हो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्चा कर रही है उसका अल्टीमेटली एम क्या है, ताकि जो पॉपुलेशन है वो उसको रिटर्न कर सके, है ना। कैसे पॉपुलेशन रिटर्न करेगी वो, ताकि वो अल्टीमेटली आप जॉब करोगे तो कहीं ना कुछ आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो देश की इकोनॉमी में, और एक लाइबिलिटी आप नहीं रहोगे, आप यू विल बिकम एसेट फॉर द कंट्री। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच इन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, हमने दो स्टोरी पढ़ी शुरुआत में, शकल और बिलास के बारे में, है ना। तो हमने देखा शकल को अल्टीमेटली क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, वो एम्प्लॉयड हो जाता है ना। आगे क्या है, एम्प्लॉयमेंट होता क्या, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट when people who are willing to work at the going wage cannot find job। तो अनएम्प्लॉयमेंट, लेट सपोज जॉब अवेलेबल है और मैं काम करने के लिए रेडी ही नहीं हूँ, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में काउंट नहीं होऊंगा। अनएम्प्लॉयड तभी हम बोलेंगे जब ये तो एक तो ये है कि जो भी ऑनगोइंग रेट है, जो पैसा मिल रहा है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, उस पे मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, और साथ में क्या है, मेरे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल है। उसके बाद भी अगर मेरे पास जॉब नहीं है, काम करने के लिए काम नहीं है, then only I will be termed as unemployed। Okay, so what is unemployment? If there is a question, what is unemployment, how you can write? So unemployment is a condition or situation in which a person is willing to work. A person is willing to work at the going wages, provided he has required skill and qualification, but he has no work to do, or he is not finding any job to do. In that situation, that person will be called unemployed। Okay, so अब आगे क्या है, there are two types of unemployment। अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि इन फार्मिंग हम जानते हैं, सबसे पहला क्या है, फार्मिंग में क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट काफी क्या है, रैम्पेंट है। जैसे कि एक तो फार्मिंग के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, एक तो सोइंग और हार्वेस्टिंग। इस बीच में जो टाइम है, उस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली जो फार्मर्स के पास कोई जॉब नहीं होता, कुछ काम करने को नहीं होता, तो उस पार्टिकुलर पीरियड में क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है ना। मतलब एक पार्टिकुलर सीजन में क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। ही हैज अ जॉब बट ऑन सर्टेन सीजन ही हैज नथिंग टू डू और नो जॉब टू डू। So that kind of condition can be termed as seasonal unemployment। Okay, ये कहाँ पे होता है, बेसिकली फार्मिंग में सबसे ज्यादा होता है। और लेट्स सपोज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इनटू मेकिंग दियाज, है ना, जो दिया बनाते हैं दिवाली के लिए। हम क्या देखेंगे, उनके पास दिवाली के टाइम में ज्यादा काम होगा करने के लिए, और बाकी के सीजन में उनके पास काम नहीं होगा। तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो बोला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। कब होता है ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब पीपल को जॉब नहीं मिलता है कुछ पार्टिकुलर मंथ पे। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। खास करके जो लोग एग्रीकल्चर में है वो इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं। आगे भी मैं पढ़ता हूँ, देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, harvesting, weeding and threshing is done। Certain months do not provide much work to the people dependent upon agriculture। तो जब उनके पास काम नहीं है तो उस वक्त क्या होते हैं, बेसिकली वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो मतलब पार्टिकुलर सीजन में उनके पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म है वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड, जैसे आप जानते हो डिसगाइज मतलब क्या होता है, छुप जाना, है ना। लेट्स सपोज आई एम डूइंग समथिंग, लेकिन मेरे काम का वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना। लेट्स सपोज फार्मिंग में है, लेट्स सपोज मेरे पास
1 हेक्टेयर लैंड है ना, और वहाँ पे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की आवश्यकता है, या लेट्स सपोज हम मानते हैं 10 पीपल आर रिक्वायर्ड, बट हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, 20 पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम लैंड, सो 10 पीपल आर एक्स्ट्रा एंड देयर वर्क इज डिस्गाइज्ड। तो बाकी के जो 10 लोग हैं वो वहाँ पे एक्स्ट्रा है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो काम करे या ना करे, जो प्रोडक्टिविटी है या जो यील्ड है उस फील्ड का वो सेम ही रहने वाला है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड। दिस हैपेंस among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. आवश्यकता कितनी है लोगों की वहाँ पे? 5 लोगों की है, लेकिन how much people are working there? 8 people are working there. So 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the other. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution of the 5 people. जो एक्स्ट्रा 3 लोग काम कर रहे हैं और 3 लोगों के कंट्रीब्यूशन में कुछ उनका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं है. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. अगर 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो जो प्रोडक्टिविटी है उस फील्ड का वो डिक्लाइन नहीं होने वाला है. So the field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. जो लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. ओके, तो ये हमारा चैप्टर था यहाँ पे जिसके बारे में हमने पढ़ा. और एक बार क्विक अगर चाहते हो तो हम लोग क्विक रिवाइज भी कर सकते हैं. पीपल एज अ रिसोर्स, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि रिसोर्स क्या होती है. रिसोर्स वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और वो क्या करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, हमारा काम आसान कर देती हैं, है ना. तो उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं. और हम भी क्या है अपने आप में, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स. अगर मैं बात करूँ तो रिसोर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. एक तो नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स जिसको हम रिसोर्स बनाते हैं, और तीसरा वी द पीपल आर इटसेल्फ रिसोर्स, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स, है ना. तो पीपल एज रिसोर्स, हम रिसोर्स क्यों है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेस. क्योंकि इंसान ही क्या है, बाकी जितने रिसोर्स हैं उसको डेवलप करता है ना. कैसे डेवलप करता है, विद द हेल्प ऑफ हीज और हर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करते हैं, हम बाकी रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं. अब हम रिसोर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग. कैसे हम रिसोर्स बनेंगे, जब किस में इन्वेस्टमेंट होगा, जब हमारे एजुकेशन में, हमारे हेल्थ में और हमारे ट्रेनिंग में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो हम क्या बन जाएंगे, रिसोर्स बन जाएंगे. तो अगर इन सब में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम क्या बनेंगे, देश के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे. अगर हमारे पास एजुकेशन है, हम हेल्दी हैं और हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, हमें आता है कैसे काम करना है एफिशिएंटली, हमें स्किल पता है, तो हम क्या बन जाएंगे, देश के लिए एक अच्छा एसेट बन जाएंगे. और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, देश के ग्रोथ में, देश की इकोनॉमी में हम लोग कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद हमने पढ़ा कि 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं किन कामों के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और साथ में इनकम जनरेट करने के लिए. इसमें पहला टाइप क्या है, प्राइमरी, जो कि नेचर के एक्सप्लॉयटेशन पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर हो गया उसका एक एग्जांपल. सेकेंडरी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड टर्सरी, जो सर्विस सेक्टर देता है ना. तो ये 3 तरह के मतलब सेक्टर हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिसपे मेन एंड वुमेन काम करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ी सकाल और बिलास की स्टोरी, जहाँ पे हमने देखा सकाल जिसको एजुकेशन मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, हेल्दी है, तो अल्टीमेटली वो क्या बनता है, देश के लिए एसेट बनता है. ऑन द अदर हैंड बिलास, जिसको ना ही एजुकेशन मिलती है और ना ही वो हेल्दी है और ना ही उसके पास कोई ट्रेनिंग है, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाता है, एक लायबिलिटी बन जाता है. और लास्ट में हमने देखा कि देयर आर 3 फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो एजुकेशन है, हेल्थ है और ट्रेनिंग है. उसके बाद हमने बात करी
अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पीपल आर विलिंग टू वर्क बट स्टिल दे आर नॉट फाइंडिंग एनी वर्क और एनी जॉब टू डू प्रोवाइडेड दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन। इसके दो टाइप पढ़े हमने, एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा इज जो सेकेंड है वो क्या है, एंड द सेकेंड इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट फाइंडिंग एनी जॉब इन अ पार्टिकुलर मंथ और सम मंथ ऑफ द ईयर, उसको क्या बोलते हैं हम, सीजनल, खास करके फार्मिंग में होता है। द सेकेंड वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है बताइए, सोचो आप जरा। इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 5 पीपल एंड 8 पीपल आर वर्किंग, और जो भी हो आप खुद से भी 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है एंड 20 पीपल आर वर्किंग, है ना, जो भी हो, तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हम किस बात में टर्म करेंगे, दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।